स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी यूनिट 2 जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इससे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन 1। द मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलाइज ऑन विच प्रॉपर्टीज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटोस्टैटिक जो है वो किस प्रॉपर्टी पर जो कि हाईली जो इंटेंसिटी देता है या किस पर ज़्यादा डिस्कस करता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है इंडक्टेंस और ऑप्शन डी है मोमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडक्टेंस। मैग्नेटोस्टैटिक्स में इंडक्टेंस पर ज़्यादा फोकस रहता है और ये जो कंपोनेंट्स है इस पर कम फोकस रहता है या नहीं के बराबर फोकस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। द इंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ। यहाँ कहा जा रहा है कि इंडक्टेंस किसका मेजर है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर्ड बाय द मटेरियल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जनरेटेड बाय एनर्जाइजिंग द कॉइल, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड बाय द मटेरियल और ऑप्शन डी है मैग्नेटाइजेशन ऑफ डाइपोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ईएमएफ जनरेटेड बाय एनर्जाइजिंग द कॉइल। तो जो कॉइल को एनर्जाइज करने में जो ईएमएफ जनरेट होता है यह उसका मेजर होता है इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। The total flux in a coil of magnetic flux density 12 units and area 7 units is। अब यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल फ्लक्स कॉइल में क्या होगा, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है 12 यूनिट है और एरिया जो है कि 7 यूनिट्स। इसके ऑप्शन ए 84 यूनिट्स, ऑप्शन बी 8.4 यूनिट्स, ऑप्शन सी है 0.84 यूनिट्स और ऑप्शन डी 9.6 यूनिट। तो डियर स्टूडेंट, इसको जो सॉल्व किया जाएगा इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। टोटल फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी जो कि 12 है इंटू एरिया जो कि 7 है। तो 12 इंटू 7 जो कि 84 आएगा। दैट इज ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। The energy of a coil of inductance 18 millihenry and current passing through it 1.25 ampere is in orders of 10⁻³ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एनर्जी बताना है हमें यहाँ पर कॉइल के अंदर कितना स्टोर हो रही है एनर्जी। इसका जो इंडक्टेंस है वो 18 मिलीहेनरी है और करंट जो पास हो रहा है इससे वो 1.25 है। तो ये जो आंसर आएगा वो 10⁻³ के ऑर्डर का होगा। इसके ऑप्शन ए 14.06, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी है 46.1 और ऑप्शन डी है 28.12। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए जो होगा जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी जो होगा हाफ Li²। यहाँ यल जो है कि इंडक्टेंस है जो कि 18 मिलीहेनरी है और आई जो कि करंट है जो कि 1.25 एम्पियर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 14.06 इंटू 10⁻³ आएगा। तो ये 10⁻³ का ऑर्डर का था, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैक्सवेल्स के जो इक्वेशन है उससे जो है कि कौन सी जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली इवेल्युएट या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वेक्टर बी, ऑप्शन डी है वेक्टर डी, ऑप्शन सी है वेक्टर ए और ऑप्शन डी है वेक्टर एच। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं ये वेक्टर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो डी है वेक्टर डी ये
मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है ए के फॉर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेक्टर ए है पोटेंशियल वेक्टर या वेक्टर पोटेंशियल, वह जो है डायरेक्टली हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल होल्ड गुड। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है कि अच्छे से वैलिड है, ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए बी इक्वल टू म्यू एच, ऑप्शन बी ए बी इक्वल टू इप्सिलॉन ई, ऑप्शन सी ए बी इक्वल टू इप्सिलॉन डी, और ऑप्शन डी है बी इक्वल टू म्यू एच। तो डी में इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बी इक्वल टू म्यू एच। तो यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है और एच जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, म्यू जो है यह मीडियम की जो परमिबिलिटी होती है वो है, और एप्सिलॉन जो है कि यह परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, चूज द बेस्ट रिलेशन। इसमें बेस्ट रिलेशन चूज करना है। इसमें जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो वेक्टर या फिर स्केलर के फॉर्म में, जैसा इनका ज़रूरत है। ऑप्शन ए है ए इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ भी, ऑप्शन बी है वी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, ऑप्शन सी है एच इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी, और ऑप्शन डी है वी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये इक्वल टू है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एच इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी। तो एच जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो जो पोटेंशियल होता है उसके नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज ए यूनिट वेक्टर इज। यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वह एक यूनिट वेक्टर है। इसके ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है 2। तो डी स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से है। बी इक्वल टू जो होता है कर्ल ऑफ ए, ये जो है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है और ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट वेक्टर है। तो कर्ल जो होता है कर्ल ऑफ यूनिट वेक्टर वो ऑलवेज 0 होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या कर लेंगे तो 0 आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टर इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये हमें बताना है, या कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ऑप्शन डी है लॉरेंज फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर आर। यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी जो कि करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से प्रोड्यूस हो रही हो। इसके ऑप्शन ए पैरेलल टू दी वायर, ऑप्शन बी है रेडियली अवे फ्रॉम दी वायर, ऑप्शन सी है कंसेंट्रिक रिंग्स और ऑप्शन डी है एंटी पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंसेंट्रिक रिंग्स। यदि कोई स्ट्रेट वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वह इस वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ बनाती हैं या सर्कुलर तरीके से होती हैं, जिनका सेंटर जो वायर पर होता है यानी वो कोसेंट्रिक होती हैं। तो कोसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द मैग्नेटिक फील्ड इन
इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, यह कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर वो कैसे वेरी करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ऑप्शन बी है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ऑप्शन डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ऑप्शन डी है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी वो करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज क्लोज्ड, ऑप्शन सी है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी है क्लोज लाइन इन सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी या बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो सेंटेंस ए है ये भी करेक्ट है, सेंटेंस बी जो है ये भी करेक्ट है, और सी भी सेंटेंस क्या है करेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर पोटेंशियल ए इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी और वेक्टर पोटेंशियल ए के बीच का क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन ए वेक्टर बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए, वेक्टर बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए, वेक्टर बी जो है ऑप्शन सी में वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ ए, और ऑप्शन डी है वेक्टर बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। तो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था उसमें सोल्यूशन इसको हम लोगों ने देखा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी वेक्टर बी जो है वो कर्ल ऑफ ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज। तो यहाँ कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है, वायर लूप जिसका रेडियस आर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जो करंट वायर लूप है उसके सेंटर पर। इसके ऑप्शन ए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ऑप्शन बी है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ऑप्शन सी है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ऑप्शन डी है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, a long solenoid has a radius small a and number of turns per unit length is small n. If it carries current I, then the magnetic field on its axis is directly proportional to। अब यहाँ का है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, इसमें पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है, और इसमें यदि n अमाउंट की करंट फ्लो हो रही हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके एक्सिस पर, सोलेनॉइड के एक्सिस पर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए एन आई, ऑप्शन बी है एन आई अपॉन ए, ऑप्शन सी है ए इंटू एन इंटू आई, और ऑप्शन डी है एन स्क्वायर आई। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एन इंटू आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एन इंटू आई, यानी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम ये कह सकते हैं दोनों प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट I इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा P पॉइंट पर जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड
के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऑप्शन बी है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ऑप्शन सी जो है वो है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऑप्शन डी है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए लार्ज डिस्टेंस x at the axis of current carrying circular coil of small radius is proportional to। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस से लॉन्ग डिस्टेंस x पर रखा हुआ कोई पॉइंट पर पॉइंट कोई है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, और इसमें एक सर्कुलर जो कॉइल है उसका रेडियस जो है कि बहुत ही स्मॉल है, यानी जो रेडियस है वो x के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल है, उस कंडीशन बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/x², ऑप्शन सी है x⁴ और ऑप्शन डी है 1/x⁴। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1/x⁴। लार्ज डिस्टेंस पर जो कि रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 1/x⁴ के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज मेजर्ड इन यूनिट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है H, वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है एम्पियर पर मीटर और ऑप्शन डी एम्पियर मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम्पियर पर मीटर। तो H जो होता है ये एम्पियर पर मीटर में मेजर किया जाता है, या इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर पर मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M इज। अब यहाँ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होती है बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपॉन m यानी एम्पियर अपॉन मीटर, ऑप्शन बी है ए अपॉन m², ऑप्शन सी है फैरेड अपॉन मीटर और ऑप्शन डी है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम्पियर पर मीटर। तो ये H की जैसे ही m का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B की क्या यूनिट होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेबर पर मीटर, ऑप्शन बी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है फैरेड पर मीटर और ऑप्शन डी है टेस्ला पर मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, द रिलेशन बिटवीन वेक्टर बी, वेक्टर एच एंड वेक्टर एम इज। यहाँ पर बी, एच और एम के बीच में जो करेक्ट रिलेशन है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम, ऑप्शन बी है वेक्टर एच इक्वल टू वेक्टर बी माइनस म्यू नॉट वेक्टर एम, ऑप्शन सी है वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट एच माइनस एम और ऑप्शन डी है वेक्टर एच इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वेक्टर एन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेक्टर एच इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वेक्टर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई इज। तो जो काई को डिफाइन करने वाला इक्वेशन होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई को डिफाइन करने वाला इक्वेशन वो कौन सा ये बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेक्टर एम इक्वल टू म्यू नॉट काई इंटू वेक्टर एच, ऑप्शन बी है वेक्टर एम इक्वल टू म्यू नॉट काई वेक्टर बी, ऑप्शन सी है
क्वेश्चन 23, द रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी म्यू एंड मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी काई इज। तो यहाँ पर परमिबिलिटी म्यू और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी काई के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए म्यू इक्वल टू 1 प्लस काई, ऑप्शन बी ए म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 माइनस काई, ऑप्शन सी ए म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, और ऑप्शन म्यू है म्यू नॉट काई प्लस 1 या म्यू नॉट काई माइनस 1 भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, जो कि ऑप्शन डी जैसा ही है लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय। तो बोर मैग्नेटॉन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन ए म्यू एस इक्वल टू ई एच बार अपान 2m, ऑप्शन बी है म्यू एस इक्वल टू ई एच अपान 2m, ऑप्शन सी है म्यू एस इक्वल टू ई एच अपान 4xm, और ऑप्शन डी है म्यू एस इक्वल टू ई एच अपान 2xm। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए म्यू एस इक्वल टू ई एच बार अपान 2m। यहाँ पर एच बार जो है ये एच अपान 2 पाई होता है जिसे रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो एच जो प्लांक कांस्टेंट है उसको 2 पाई से डिवाइड करने के बाद ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए मीडियम इज नोन एज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो डिग्री जिस डिग्री तक मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी मीडियम को पेनिट्रेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन बी रिलेटिव परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिलेटिव परमेबिलिटी। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम को पेनिट्रेट करता है तो उसकी डिग्री को हम रिलेटिव परमेबिलिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल द नंबर and orientation of electron orbits in each atom are such that the net magnetic moment of the atom is। तो यह कहा जा रहा है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें नंबर और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो होता है ईच ऑर्बिट के लिए वो इस प्रकार होता है कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो एटम का वो हो जाए, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए कि इसका ओरिएंटेशन इस तरह से होता है कि क्या हो जाए, ठीक है ना। मतलब ओरिएंटेशन कैसा होता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट जो है कि पर्टिकुलर कंडीशन पहुंच जाए। जैसा ऑप्शन में दिया है नेगेटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, ऑप्शन सी है 0 या डी है इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का ओरिएंटेशन होता है वो इस तरह से होता है कि वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट या तो नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा यही हमें इसमें बता देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 0। तो इसमें इस तरह से ओरिएंट होते हैं, इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है, यानी ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, से नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर विल बी। अब यहाँ पर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये बताना है। तो आपको बताना है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जिसका डायमीटर जो है 1 मीटर का है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर की है। इसकी ऑप्शन ए 0.6366 एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन बी है
0.1636 एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन सी है 6.366 एम्पियर पर मीटर और ऑप्शन डी है 2 एम्पियर पर मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो इसके लिए जो फार्मूला होगा ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू H इक्वल टू I/2R। I की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू जो है कि 1/2 है और इंटू 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी H की वो 2 एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय यूजिंग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट का यूज करके किस मटेरियल की हेल्प से अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट किए जाते हैं। ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी है डायामैग्नेटिक मटेरियल और ऑप्शन डी है बोथ पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट क्या होता है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट जो होता है इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दैट causes them to change shape when exposed to a magnetic field। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट करते हैं या इसको मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में रखते हैं तो उस मटेरियल का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर शेप में चेंज हो जाने को ही हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं, यानी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसीडर्ड एज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, मानते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन ए डायामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और ऑप्शन डी है एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है कि उसको हम एज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही वीक होती है और ये जनरली सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो डायामैग्नेटिक ही होते हैं, इसलिए इसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस इज perpendicular to the magnetic field then the magnetic flux will be। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सरफेस एरिया वेक्टर जो है किसी सरफेस का सरफेस एरिया वेक्टर मतलब सरफेस का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी है क्लोज टू मैक्सिमम और ऑप्शन डी है मैक्सिमम। तो इसमें जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है और ये दोनों यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स पर था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल पर नए हैं